बहुत जमीन अच्छी के मूवी अंदर है। मौजूद कोर आहिस्ता आहिस्ता घूमना बंद कर चुकी है, रुक चुकी है, और उसकी वजह से जमीन पर बहुत से मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं। ना सिर्फ मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं बल्कि क्या हो जब आपको ये पता चले कि आज आपका आखिरी दिन है या 1 महीने बाद आपका आखिरी दिन है। ये चीज़ हड़बड़ी में इतनी ज़्यादा बेचैनी आपके अंदर ला देगी कि हम आप लोग एकदम से ज़िंदगी जीना ही छोड़ देंगे। और क्या आपको पता है कि जो हमारी धरती है वो अगर घूमना बंद कर दे तो आपकी ज़िंदगी पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और एंजॉय करें। जैसा कि हम आपको ये पता है कि हमारी जो धरती है वो एक प्यास की तरह है। जैसे जितना छीलोगे उतनी लेयर निकलेगी, एक छीलोगे दूसरी लेयर निकलेगी। वैसे ही हमारी धरती के अंदर भी लेयर बाय लेयर बहुत सारी लेयर्स हैं। 3 मेन लेयर है, वो होता है क्रस्ट, और दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो हमारा कोर है वो भी स्पिन करता है, वो भी घूमता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करता है हमारी आपकी ज़िंदगी में। क्या हो अगर कोर घूमना ही बंद कर दे? तो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, फिर आखिरी में हम और आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2003 में एक शोहर आफाक फिल्म बनाई गई जिसे द कोर कहा जाता है। इस फिल्म में मैंने दिखाया देखी है, गया है कि आपने किस देखी है? तरीके से बहुत जमीन अच्छी के मूवी अंदर है। मौजूद कोर आहिस्ता आहिस्ता घूमना बंद कर चुकी है, रुक बंद चुकी करते है, रहते हैं। और उसकी वजह ओके। से जमीन पर बहुत से मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं। ना सिर्फ मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से ज़मीन पर टॉर्नेडोज आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। यहाँ तक कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करने के बाद उड़ने वाले परिंदे भी अपना रास्ता खो बैठे हैं और वो भी डिसओरिएंटेड हो गए हैं। इस फिल्म में बताया गया है कि किस तरीके से ज़मीन की कोर को दोबारा मूवमेंट में लाने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये फिल्म फिर भी साइंस से बहुत ज़्यादा दूर है। इसे साइंस के मुताबिक नहीं समझा जाता, लेकिन अब हमें एक ऐसी रिसर्च नज़र आ रही है जो कि शायद इस फिल्म से करीब तरीन है। मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन भी प्याज की तरह है। इस पर तह दर तह मुख्तलिफ लेयर्स हैं। जिस तरीके से प्याज की मुख्तलिफ परतें होती हैं, बिल्कुल ज़मीन पर भी ऐसी तहें मौजूद हैं। हम अगर स्पेस से ज़मीन की तरफ आएँ तो सबसे पहले हमारा टाकरा होगा एग्जोस्फेयर से। एग्जोस्फेयर वो जगह है जहां पर स्पेस क्राफ्ट ज़मीन के गिर्द मूव करते हैं। अगर आप ज़मीन से बिल्कुल सही बात 6200 है। मील ऊपर चले जाएं तो 6200 मील ऊपर से लेकर अगर आप 960 मील तक नीचे आएं तो वो जो हिस्सा है उसे एग्जोस्फेयर कहा जाता है। उससे नीचे अगर आप आए तो 372, बहुत नीचे 372 मील से लेकर 86 मील तक थर्मोस्फेयर मौजूद होता है, जहां पर सैटेलाइट्स ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रही होती हैं। 85 मील से 32 मील के बीच में मीजोस्फेयर मौजूद होता है, जहां पर आप टूटे हुए सितारे ऑब्जर्व करते हैं। जब सितारे आते हैं तो वो मीजोस्फेयर से एंटर होते हैं और रोशन होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। 31 से लेकर 11 मील तक स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है, जिसके अंदर ओजोन लेयर भी होती है। तो ओजोन लेयर 31 ओजोन से लेयर हमारी 11 जिंदगी मील में के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर के भी इफेक्टिव बिल्कुल लेयर है। निचले हिस्से पर मौजूद होती है। और फिर हम आते हैं 10 से लेकर ज़मीन की सतह पर, 10 मील की एल्टीट्यूड से लेकर ज़मीन की सतह पर, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, जिसके अंदर बादल मौजूद होते हैं, हमारे जहाज हवाई उड़ रहे जहाज होते जाते हैं, हैं। पहाड़ की चोटियां उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये वो सारी तहें हैं जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन अब हम ज़मीन की सरफेस के भी नीचे जाएंगे। नीचे। तो जो जो हम ज़मीन के अंदर की तरफ जाएंगे हमें और तहें मिलना शुरू हो जाएंगी, जिन्हें इनर स्ट्रक्चर कहा जाता है।
इनर तो हम सबसे स्ट्रक्चर पहले ऑफ क्रस्ट की अर्थ। बात करेंगे जो जीरो से लेकर ज़मीन की सतह से लेकर 62 मील अंदर तक मौजूद है। अगर हम हम्म 1802 मील अंदर जाएंगे तो हमारा सामना मेंटल से होगा। अगर आप मेंटल के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूं कि वो जगह जहां रॉक्स गर्म लावा होकर वगैरह मिलता है। लावा बन चुकी होती हैं, मैग्मा बन चुकी होती हैं, उसे मेंटल कहा जाता है और आप तस्वीर में भी उस हिस्से को देख सकते हैं। और फिर हम्म शुरू होती है ज़मीन की कोर। ज़मीन की कोर के भी दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा है जो इनर सॉलिड होता कोर है और और एक वो आउटर हिस्सा है कोर। जो लिक्विड होता है। पहले लिक्विड हिस्सा आता है। अगर हम ज़मीन की सतह से कोर की तरफ जाने की कोशिश करें तो पहले लिक्विड हिस्सा आएगा, आउटर कोर आएगी, जो कि हम्म 1367 मील पर मुश्तमिल है। और फिर हम दाखिल हो जाएंगे ज़मीन की इनर कोर की तरफ जो कि सॉलिड है, 3200 मील पर मुश्तमिल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यस। ज़मीन की इनर कोर आयरन और निकल से मिलकर बनती है। तो अगर हम्म आप ज़मीन का एक मॉडल बयान करें तो बड़ा आसान है कि ऊपर भी आपके पास सॉलिड सरफेस है, और क्रस्ट जो है नीचे वो भी सॉलिड सॉलिड है। सरफेस है, बीच में लिक्विड है और बीच में जाकर एक बंटा है जिसे कोर कहा जाता है और वो भी सॉलिड है। तो एक फुटबॉल है जिसके ऊपर सॉलिड है, बीच में पानी भरा हुआ है और बीच में एक बंटा है। ये ज़मीन का एक सिंपल सा मॉडल है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। जब भी ज़मीन हम्म पर सिज्मिक एक्टिविटी होती है, कहीं आतिशबाज़ फटते हैं, तो ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उनमें से दो दो वेव्स वेव्स का होती हैं, जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एस जिसे वेव पी और वेव पी और वेव। एस वेव कहते हैं। पी वेव यस। ऐसी वेव है जिसको मैंने तस्वीर में दिखाया है, जिसमें रॉक्स जो होती हैं वो साइड वाइज मूव करती हैं, ऐसे मूव करती हैं। तो ये वेव इस तरीके से जा रही है हम्म और रॉक्स ऐसे मूव कर रही है। लेकिन हम्म जो एस वेव है उसमें रॉक्स वर्टिकल मूव कर रही हैं, वेव इस तरह जा रही है, वेव वैसे ही जा रही है लेकिन रॉक हम्म वर्टिकली मूव करती हैं। तो एस वेव स्लो होती है, पी वेव बहुत तेज होती है। तो पी वेव अगर 100 किलोमीटर तय करती है तो एस वेव 60 किलोमीटर तय करेगी, यानी उससे बहुत ज़्यादा स्लो होती है। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर हाँ। दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक जगह है जहाँ पर सिज्मिक एक्टिविटी हुई, वहाँ पर एक आतिशबाज़ पहाड़ फटा और वहाँ से हम्म वेव्स जनरेट हुई और हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ है, एक सीस्मिक स्टेशन लगा हुआ है जो कि सेंस कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ को, और वो दूसरी तरफ लगा यस। हुआ है। तो अब वहाँ पर तीन किस्म की वेव्स पहुँचेंगी, पहली सरफेस से पहुँचेगी, दूसरी पी वेव और तीसरी एस वेव। तीसरी एस लेकिन आप वेव। यहाँ पे देख सकते यस। हैं कि एस वेव स्लो है इसलिए वो पीछे रह गई है और पी वेव हमारे पास पी आ वेव चुकी है। फास्ट है। इन वेव्स की वजह से हमने ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, क्योंकि आज तक ज़मीन के अंदर हम 12 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिल नहीं कर सके। तो इन वेव की हम्म मूवमेंट की वजह से, इनकी स्कैटरिंग की वजह से हमें पता चला कि ज़मीन के अंदर मेंटल भी मौजूद है और ज़मीन के अंदर कोर भी मौजूद है, इनर और कोर भी मेंटल मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में है जबकि कोर लिक्विड और सॉलिड सॉलिड फॉर्म फॉर्म में में है। मौजूद है। तो हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन इन वेव्स की वजह से मिलती है। इसलिए अब भी जो हम्म रिसर्च की गई है उसमें भी पी वेव्स और एस वेव से बहुत ज़्यादा डेटा लिया गया। मैं आपको लेकर चलता हूँ 1996 में, जहाँ पहली मर्तबा ये रिसर्च हुई और बताया गया कि ज़मीन की कोर मूव करती है, ज़मीन की ओह कोर मूव करती है, स्पिन करती है और वो ज़मीन की सरफेस से ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करती है। अब ये चीज़ माय बहुत ज़्यादा गॉड। मुश्किल थी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सकें, उसको समझ सकें, लेकिन हमें इसके आपको तो लिए मालूम ही नहीं 30 था। साल का डाटा इकट्ठा किया गया। जितने भी आतिशबाज़ फटे या सिज्मिक एक्टिविटी हुई उसके 30 साल का डाटा ऐसे ऐसे सिज्मिक सेंटर से इकट्ठा किया गया जो हज़ारों किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर इन हम्म वेव्स का रिकॉर्ड स्टडी किया गया और उसके बाद फिर ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई कि ज़मीन की कोर मेंटल के रिलेटिव भी मूव करती है और ज़मीन की सरफेस के रिलेटिव भी मूव करती है। उसके बाद और भी रिसर्च हुई और फिर एक और रिसर्च में भी इस किस्म की बातें की गई। मैं आपको जो हम्म पहली रिसर्च है उनकी करने वाली टीम से मिलाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियोफिजिसिस्ट हमारे पास शियोडोंग सॉन्ग हैं और उसके साथ पॉल रिचर्ड्स हैं। तो सॉन्ग साहब ने सबसे पहले ये बताया कि ज़मीन की जो कोर सॉन्ग है है, वो मूव पॉल करती है, रिचर्ड। तेज़ी से मूव करती है ज़मीन की सरफेस से, जिसको बहुत ज़्यादा हम्म इनिशियली कंट्रोवर्शियली देखा गया कि ये ठीक ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन फिर उसके ओह बाद क्यों?
एक और रिसर्च की गई और उस रिसर्च में 1969 1969 से लेकर 1971 का डाटा देखा गया और उसमें भी बताया गया कि ज़मीन की जो कोर है वो स्पिन करती है, लेकिन उस वक्त उसकी स्पिन स्लो थी। तो 90s में हमने देखा स्पिन तेज थी, 70s का जो डाटा था उसमें स्पिन स्लो थी। और फिर अब रिसेंटली इन्होंने डॉक्टर सॉन्ग ने ही एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है नेचर जियोसाइंस में, और इस पेपर में उन्होंने 1995 से लेकर 2021 तक का डाटा हमें बताया है, उन्होंने एनालाइज किया और फिर उन्होंने बताया कि 2009 में ज़मीन की जो कोर थी वो मेंटल से ज़्यादा तेज़ से मूव कर रही थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो गई, स्लो होना शुरू हो गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि ज़मीन की कोर बिल्कुल रुक गई। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? अभी कुछ ये कब? अरसे पहले ज़मीन की कोर बिल्कुल रुकी और वो अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई है। इस रिसर्च पेपर ने यह भी क्लेम किया कि हर 70 सालों के बाद ज़मीन की कोर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है और फिर वो रुकती है और वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है, और फिर वो 70 साल गुजरते हैं और फिर वो रुकती है और फिर वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। पिछला फिनोमिना ज़मीन की कोर के रुकने का 1970 के करीब हुआ और अब ये फिनोमिना 2020 के करीब हो रहा है जब ज़मीन की कोर रुकी और उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी। लेकिन इस अच्छा, कोर की मूवमेंट के रुकने से और ये तो रिवर्स नई होने बात से पता चली। ज़मीन पर क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड इसी कोर की मूवमेंट से ही प्रोड्यूस होती है। यानी हमारे पास जो आउटर कोर होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो जब रोटेट कर रही होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड से एक तो इनर कोर भी ड्राइव होती है और ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, जो कि सोलर विंड से और बाकी बाहर की जितनी भी चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं उससे किसी हद तक हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर हमें लाइटनिंग दिखाती है आसमानों पर। लेकिन अगर कोर की मूवमेंट स्विच होती है तो फिर क्या ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड पर कोई असर होगा? क्या वो लाइटनिंग जो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर नज़र आती हैं उन पर कोई इफेक्ट हुआ? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इंसान पर रेडिएशन, इंसान की बॉडी पर रेडिएशन का क्या इफेक्ट हुआ इस दौरान जब ये कोर रुकी होगी और उसने स्विच किया होगा, और क्या उस वक्त ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म होगी? यकीनन ख़त्म नहीं हुई, अदरवाइज़ तो हम यहाँ पर होते ना। लेकिन इस चीज़ पर होते बहुत ना। ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और इसे बहुत देखा जा रहा है। मैं अभी भी बता दूं कि बहुत से साइंसदान अभी भी ये समझते हैं कि ये फाइंडिंग्स एक्यूरेट नहीं है और इनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि नेचर ने इसे पब्लिश किया है इसलिए हम समझते हैं कि नेचर, क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड एक इदारा है, एक मैगजीन है, इसलिए इस रिसर्च को आप तक लाना ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक ऑनलाइन को लाइक कीजिए, बिल्कुल। शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। एज अ ज्योग्राफी टीचर, मतलब कि मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है, मेरा ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए मुझे इसको समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। मुझे पहले से ही कई सारी नॉलेज थी, लेकिन जो नई बात पता चली वो यही बात पता चली कि जो हमारा कोर है वो हर 70 साल में स्टॉप होता है और फिर रिवर्स घूमने लगता है, फिर अपने क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसा 70-70 साल में घूमने लगता है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कोर स्पिन करना बंद कर दे, गोल गोल घूमना बंद कर दे, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पंछी होते हैं वो अपना रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि जो पंछियों को जो डायरेक्शन मिलती है वो वेवलेंथ की वजह से ही मिलती है, उनको जो फ्रिक्वेंसी मिलती है उसके वजह से ही वो अपना डायरेक्शन ढूंढ पाते हैं। और जब वो डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा तो इधर उधर लड़के वो मर जाएंगे। वैसे ही सेम हाल हमारे इंसानों के साथ भी होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का वर्क करती है, और अगर यही कवच ही नहीं रहेगी तो जो ओजोन लेयर से हमारी रेडिएशन निकलती है और बहुत ज़्यादा जहरीली जहरीली गैसें निकलती हैं, उसकी वजह से ही हम लोग मर जाएंगे। तो इतना ज़्यादा भयानक होगा अगर हमारी जो कोर है वो राउंड करना बंद कर देगी। वैसे भी धीरे धीरे डिजास्टर आ ही रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि टर्की में फिर से तीसरी बार अर्थक्वेक आया है। वहाँ के लोगों की जो हालत है वो हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि उन लोगों के साथ हमेशा अच्छा हो, कुछ
अब अच्छा हो जाए, कोई ऐसे लोग आ जाए जो उनकी हेल्प करें। हमारा भारत भी उसमें से एक कंट्री है जो उनकी हेल्प कर रहा है। वैसे ही कई सारे कंट्रीज उन सब की हेल्प करें। ईर्ष्या को और एंगर को थोड़ा सा साइड रखे, ह्यूमैनिटी के बेस पे इन सब की मदद करी जाए। बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मंजर होता है जब वीडियो ऐसे ही देख लेते हैं, हम लोग यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, तभी सब आउट ऑफ माइंड एक चला जाता है हम लोगों का माइंड। वैसे ही अगर रियलिटी में ऐसा हो रहा होगा तो उन लोगों को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। तो आई होप आपको कई सारी चीज़ सीखने को मिल गई होगी। इस पे अभी और ज़्यादा रिसर्च चल रही है। तो कैसा लगा आपको रिएक्शन, कैसा लगा आपको वीडियो, हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।